पॉलिसी क्या सिर्फ नीड बेस्ड होती है? पॉलिसी आपकी वो भी होती है जो आपको आपके मुल्क का लॉ दे रहा है, जिसको हम अपने लिए जो इंप्लीमेंट हो रहा है उसको लेबर लॉ कहते हैं। लेबर लॉ जितने भी उसके कवानीन हैं वो सारे के सारे हमारी कंपनीज पे इंप्लीमेंट होते हैं और उन कवानीन को हम फिर पॉलिसी बनाते हैं। तो दो तरह की मेन, अगर मैं पॉलिसीज़ की बात करूं, एक वो है जो नीड बेस्ड है, जैसे अभी बात हुई कि हम जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। मेरा इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। हम अगर पहली बार बिजनेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो हम जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तब पॉलिसी नहीं बनाते। अगर तो मल्टीनेशनल पहले से आपका कोई सेटअप मौजूद है, आप उसको एक्सटेंशन पे जा रहे हैं उसकी, आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं, फिर तो आप शुरू करने से पहले बनाएंगे। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद आपको ख्याल आता है, जो कि 35 साल 40 साल की उम्र में ज़रूर एक दफ़ा आता है कि अपना बिजनेस होना चाहिए। ऐसी है सर? तो उस वक्त जाके आप जब कंपनी शुरू करते हैं तो उस वक्त पॉलिसी नहीं बनाते आप, या बनाते हैं? अगर कोई इख्तलाफ है तो मुझे बताएं इस चीज़ से। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उस वक्त पॉलिसी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि चार दोस्त हैं, कोई 10 लाख इनके पास, 20 लाख 50 लाख इकट्ठे किए, बिज़नेस शुरू करते हैं। तो उस वक्त तो आपने सिर्फ उसको इम्प्रूव करना होता है, बढ़ाना होता है आपने। पॉलिसी की ज़रूरत तब महसूस होती है जब आपके पास 50 60 40 50 20 25 लोग हो जाते हैं, आपका बिज़नेस चलने लग जाता है, आपको बार बार प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं किसी न किसी चीज़ के ऊपर, तो उस वक्त आपको ज़रूरत पेश आती है पॉलिसी की। या थोड़ा सा और आगे चले जाएं, थोड़ा सा और आगे हम चले जाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका डाउनफॉल इसलिए आता है कि वो छोटे सेटअप से स्टार्ट करती हैं और वो बड़े हो जाते हैं लेकिन पॉलिसीज नहीं बनाते। छोटे बिजनेस बड़े होते हुए देखे आपने, फिर तबाह होते हुए देखे आपने। बुनियादी वजह आपकी पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी अगर आपकी होगी तो आपको पता होगा कि आपने आपकी कंपनी के अंदर सबसे पहले आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन पर्सोनल कर लें आप इसको, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से शायद आप कंफ्यूज कर जाएं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ह्यूमन पर्सोनल कर लें आप, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आप पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले पॉलिसी आपको मेरिट देती है। इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी, इन केपीआईज के मुताबिक होगी, तो इनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये इंक्रीमेंट मिलेगा, ये इनको हम चीज़ें जो है वो देंगे, इतना इंसेंटिव देंगे। सेम इनके साथ ये होगा। अब अगर कोई पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी कहाँ नहीं होती, पॉलिसी वहाँ नहीं होती जहाँ पे सेट होता है। आप गए उनके पास और आपने जाके उनको कह दिया कि ये मेरा तो ये काम कर दें आप। अगर सेठ खुशामद सुनता है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, अगर लॉजिकल है तो भी अगर वो कर देता है तो ये हर्ट होगा, ये हर्ट होगा, ये हर्ट होगा। वो अपना ढूंढना शुरू कर देंगे कि जी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मेरा काम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे, मेरा तो यहाँ पे फ्यूचर ही नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह की सैकड़ों हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको अपनी अपनी कंपनीज़ के अंदर नज़र आएंगी कि जहाँ पर पॉलिसी नहीं है वहाँ पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ती हैं। क्योंकि ज़बानी कलामी बात है ना, जिसका जो दिल करता है वो जिसकी जितना करीब है सेठ के, वो उतना ज़्यादा उससे बेनिफिट्स ले लेगा, उतने ज़्यादा फ़ायदे ले लेगा। तो पॉलिसी हम इसलिए बनाते हैं कि हम तमाम लोगों को यूनिफॉर्मिटी दे सकें। हम जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक मेरिट दे दिया हमने, और हमने कहा कि जी ये एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि आप 4 साल का एक्सपीरियंस आपका हमारी कंपनी में हो जाएगा तो हम आपकी प्रमोशन कर देंगे। अगर वो ये पॉलिसी है, ये आपकी किस चीज़ की पॉलिसी है? आपकी प्रमोशन की पॉलिसी है। फिर हम कहते हैं कि आपने अगर केपीआईज इस हद तक पूरे किए, इतनी परसेंटेज आपकी आई, तो हम आपका 15% इंक्रीमेंट दे देंगे। अब ये किसकी पॉलिसी है? ये अप्रेजल की पॉलिसी है। फिर हम ये कहते हैं कि हमने हायरिंग करनी है, तो उस हायरिंग की एक आप पॉलिसी देंगे। वो पहली पॉलिसी ये होगी कि ब्लड रिलेशन नहीं रखना मैंने अपनी कंपनी में। क्यों नहीं रखना? कोई एनीवन, क्या वजह होती है? सुना है आपने कि ब्लड रिलेशन नहीं रखते कंपनीज में? एक रीज़न, इसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है, ये एक रीज़न है। इसके अलावा हाँ, तो आप अपनों का ज़्यादा ख्याल करेंगे, मेरिट फिर वहाँ पे। आज हमने शुक्र अदा किया जब अली साबर के भाई ने रिज़ाइन किया हमारी कंपनी से, एक बंदा रह गया था हमारी कंपनी में ब्लड रिलेशन, तो हमने बड़ा शुक्र अदा किया है कि चलें ये भी काम ख़त्म हुआ।
तो चाहते ना चाहते हुए, यानी इनके भाई लेबर ऑफिस में है, उसको लीड कर रहे हैं, ये एचआर के अंदर है, तो कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए आप फेवर कर जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हायरिंग की पॉलिसी का एक सेगमेंट या एक पॉइंट ये है कि हमने ब्लड रिलेशन हायर नहीं करना। फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी के अंदर हम पढ़ेंगे, पॉलिसी फ्लेक्सिबल भी होती है, रिजिड भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, और पॉलिसी रिटन नहीं होती, हमेशा वर्बल भी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ज़बानी कहते हैं कि यार ये पॉलिसी है, अब इसको देख लेना कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है। जैसे जो आप बात कर रहे हैं ना, वो वर्बल एक पॉलिसी है कि हमारी, आप ये कह लें कि, या उस पॉलिसी का आप सब कैटेगरी कह लें, हम कहते हैं जी ब्लड रिलेशन नहीं रखना, लेकिन एक्सेप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। अब वो एक्सेप्शंस बयान होगी सारी उसके अंदर कि किस वजह से होगी, यानी ये जो शख्स अपने किसी भाई बहन बीवी किसी को लेके आ रहा है, बेटे को लेके आ रहा है, इसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, 10 साल इसको हो गए हैं काम करते हुए, ये कैसा है, उसके मुताबिक हम वो उस चीज़ को लेके आएंगे। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम ब्लड रिलेशन नहीं रखते, लेकिन टेक्निकल टीम का हम रख लेते हैं। यानी आपने अपनी पॉलिसी में क्या अमेंडमेंट किया है, आपने ये अमेंडमेंट किया है कि टेक्निकल टीम के लोग मुश्किल से मिलते हैं, तो हम जी वो टेक्निकल बुनियादों पे रख लेंगे। फिर जो आप बात कर रहे हैं वो उससे कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, पढ़ा होगा सब लोगों ने, SBU, वो तो एक अलग बात है ना। यानी आप ये कहते हैं कि अगर इसकी क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, कि एक इदारा है, उसका एक यूनिवर्सिटी भी है, उसके स्कूल कॉलेजेस भी हैं, वो सब अलग अलग हैंडल हो रहे हैं, तो वो तो एक अलग मामला आ गया, वो तो अलग मामला आ गया ना, उसमें उसका कंसर्न ही नहीं है उसके साथ, उसकी अपनी पॉलिसीज़ चल रही हैं, उसकी अपनी पॉलिसीज़ चल रही हैं। अब जो पॉलिसीज़ वो अपने स्टूडेंट्स जो उनके पास आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर वो इसके हैं स्कूल के हैं, तो वो पॉलिसीज़ कॉलेज पे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी ना उनके लिए, उनके एडमिशन का क्राइटेरिया और होगा, उनके बेनिफिट्स का क्राइटेरिया और होगा। एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूँ, क्लाइंट अगर मैं बात करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्लाइंट ही कहा जाता है आजकल मॉडर्न उसके अंदर, तो वो तो बिल्कुल एक सेपरेट मामला है, उसमें आप कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन मैं अगेन सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने ब्लड रिलेशंस किए होते हैं उसके अंदर, वो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग की बात हम बाद में करेंगे। जब हमने कह दिया नीड बेस्ड है, इट मीन्स कि अगर हमें ज़्यादा, मैं इस पर आपके साथ लेता हूँ, मैं पॉइंट लेता हूँ। देखिए पॉलिसी मोस्टली तब बनती है जब मेरी कंपनी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 100+ एम्प्लॉयज़ हैं, और मैं हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो फिर मैं ब्रेनस्टॉर्म करूँगा कि इस पर पॉलिसी क्यों ना बना दी जाए। जब हम नीड बेस्ड की बात करते हैं ना, वो नीड बेस्ड एक बंदे पे पॉलिसी नहीं बनती कि एक केस मेरे पास आया, उसको तो मैंने सॉल्व करके भेज दिया, लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने ये देखा कि यार ये तो मुझे बार बार फेस करना पड़ रहा है, हर बंदा ही अब इसके ऊपर आ गया, तो फिर मैं पॉलिसी बना दूंगा। फॉर एग्जांपल हमने एक लोन की पॉलिसी, हमारी एक लोन की पॉलिसी चल रही है, हमने ये देखा कि हमारी सैलरी भी इन टाइम है, हमारे बेनिफिट्स भी इन टाइम है, फिर भी लोग लोन जो है वो अप्लाई करते हैं और काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लोन की पॉलिसी बहरहाल मौजूद थी, हमने उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर दी। वो अमेंडमेंट्स क्या की हमने कहा कि जी अब जिसके लोन को पे बैक हुए 1 साल या 2 साल, जो आपकी वो फाइनेंस की सूरत है उसके मुताबिक, या 3 साल, जितना अरसा हो गया है, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। टाइम फ्रेम बता दिया हमने। अदरवाइज़ क्या हो रहा था कि अभी लोन ख़त्म हुआ ही है, फौरी तौर पे अगले लोन की रिक्वेस्ट आ गई, वो उन्होंने एक सर्कल बना लिया हुआ था। तो वो आपको जब फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो उस वक्त आप ये करते हैं। सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं वैसे पूछना चाह रहा था कि देखने में ये आता है कि जिन कंपनी में ब्लड रिलेशन होता है वो कंपनी ज़्यादा ग्रो करती है। मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। मैंने ज़्यादा जो एक्सपीरियंस किया है वो यही किया है कि फेवरेटिज्म ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर। फेवरेटिज्म बड़ी कंपनीज जब होती हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे फेवरेटिज्म ज़्यादा हो जाता है, और उस पर ये डिपेंड भी कर रहा होता है कि कितने लोग ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा ब्लड रिलेशन आपके वहाँ पे हैं। तो मैनेजमेंट कहते हैं ये बेड बुक्स होती हैं, ये स्टैट्स तो है नहीं है, इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके आप देखते रहते हैं। एक्सपीरियंस, बुनियादी तौर पे एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस आपका, कहते हैं ना हम बड़ा एक्सपीरियंस बंदा लेके आए हैं, वो एक्सपीरियंस क्या है? वो चीज़ें एक फ्रेश ग्रेजुएट को भी पता होंगी, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट जब कंपनी के अंदर जाएगा तो उसके हाथ पाँव फूल जाएंगे कुछ चीज़ देख के। जो एक्सपीरियंसड होगा, जिसके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो कॉन्फिडेंट होगा कि यार ये तो सारी उम्र यही देखता आया हूँ मैं। तो वो एक चीज़ उसके अंदर आ जाती है कि आप उसके मुताबिक वो कर लें। कंपल्जन आपकी लेबर लॉ की है, जो पॉलिसीज आपकी उसके हवाले से बनेगी वो लेबर लॉ के हवाले से हैं।
बाकी जो पॉलिसीज हैं वो ब्लड रिलेशन, लेबर लॉ तो नहीं कहता कि ब्लड रिलेशन जो है वो आप ना रखें, वो तो लोगों ने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर पॉलिसी एक कंपनी ने बना दी, उसको देखते हुए दूसरी कंपनी ने बना दी, उसको देखते हुए तीसरी कंपनी ने बना दी, चौथी कंपनी ने बना दी। तो जो लेबर लॉ है वो आपकी कंपल्जन है, आपने वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। लेबर की डेफिनेशन आपको जब बताएंगे तो वो आपके उसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सुन के यही लगता है कि लेबर लॉ सिर्फ उसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है, पूरी कंपनी के तमाम उसके ऊपर वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में लेबर लगी हुई है तो उसके ऊपर वो लगेगा, वो वर्कर्स के पूरा उसकी डेफिनेशन है, पूरा उन्होंने किया हुआ है। तो इसलिए वो तो आपने करना ही करना है। यानी लेबर लॉ आपको कहता है कि जी आपने 30 छुट्टियाँ देनी है फॉर इंस्टेंस, और वो ये कहते हैं कि जी उसमें आपने 20 छुट्टियाँ आपकी हैं सिक एंड कैजुअल और 10 छुट्टियाँ आपकी हैं एनुअल। अच्छा, अब हम ये करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने 20 नहीं, हमने 25 देनी है। ये एक्सेप्टेबल है, 20 की बजाय 25 दे रहे हैं, यानी टोटल आपकी 35 छुट्टियाँ हो गई हैं साल की। ये एक्सेप्टेबल है, कम नहीं होनी चाहिए। उसने एक मिनिमम आपको सैलरी पैकेज दे दिया, उसने कहा जी 25,000 से नीचे आपने रिसोर्स हायर नहीं करना, तो आपने 25 की बजाय 30 पे कर लें, उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन पॉलिसी आपकी ये है कि आपने 25,000 से कम रिसोर्स हायर नहीं करना। फिर लेबर लॉ कहता है कि जी आपने ये जो मिनिमम एज है वो आपने 18 ईयर्स रखनी है, यानी चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। तो 18 से आप 20, 30, 60 तक जितना मर्जी आप ले जाएं, 50 तक, 55 तक, 58, 59 तक, लेकिन 18 से कम नहीं रखना आपने। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं। अब लेबर लॉ कहाँ से आ रहा है? वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, ILO से। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सबसे ज़्यादा ना करें लेकिन आप ये कर लें कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है लेबर लॉज की, और उसके अंदर लोग जाते नहीं हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है उसमें एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर को फेवर कम किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को फेवर ज़्यादा किया जाता है। एनीवेज, तो वो जब आप पढ़ेंगे लेबर का, आपका हो जाएगा सेशन हो जाएगा, तो उसमें आपको वो मज़ीद इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो एक तो वो पॉलिसी का हिस्सा हो गया, दूसरा नीड बेस्ड होगी आपकी। अब थोड़ी स्लाइड्स हम पढ़ लेते हैं। सिस्टम्स ऑफ कोडिफाइड डिसीजंस established by an organization to support administrative personnel functions, performance management, employer relation, resource planning, and so on. Man-made rule for predetermined course of actions that is established to guide the performance of work to gather the organization objective. ये स्लाइड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मिल जाएंगी आपको, इसको आप जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, किस पे क्लियर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ में अपने एम्प्लॉयज़ को? नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, और कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। वन साइडेड नहीं है, यानी आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ भी उसके अंदर आ जाएगी, और कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं वो चीज़ भी इसके अंदर आ जाएगी। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आ जाएंगे इसके अंदर, बिहेवियर्स आ जाएंगे, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, ये सारे आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो देख लें आप केयरफुली। लैंग्वेज आपने देखनी है, मतलब हम समटाइम्स अली इस पे बेहतर बताएंगे कि हम 4-4 दफ़ा उसको लिख के देख रहे होते हैं कि यार ये समझ क्या आ रही है। इवन कल अभी एक पॉलिसी आप लाई थी या पता नहीं कौन मेरे पास लेके आया था, तो मैं हमारी वो बैठी हुई थी इंटरनेशनल ट्रेड की मैनेजर बैठी हुई थी, मैंने कहा ये पढ़ें, आपको क्या समझ आ रही है इससे। तो वो जो लैंग्वेज है वो इस तरह से होनी चाहिए जो आपके एम्प्लॉयज़ को समझ आ जाए। और अगर लेबर के लिए है तो लेबर के लिए तो आप उर्दू में भी लिखें उसको, और वो उसको आप पेस्ट करें अपने नोटिस बोर्ड पे आप पेस्ट करें। अच्छा जी, एनालाइज करना है आपने इसको, मैनेजमेंट इश्यूज़ को, कंप्रीहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंटेशन विद क्लियर एक्सप्लेनेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन वही आ गई है आपकी जो हम लेबर लॉ की बार बार बात कर रहे हैं। अच्छा, वाई वी नीड पॉलिसी में मैंने लिखा है चेंज मैनेजमेंट, फैक्टर्स विच ट्रिगर चेंज। कौन से फैक्टर हैं जो आपके चेंज को ट्रिगर करते हैं? एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। इनकी बात से कितने लोग अग्री करते हैं? सिर्फ एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स आपको ट्रिगर नहीं करते चेंज करने के लिए, इंटरनली आपने चेंज करना होता है। फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं और एक्सटर्नल पे आपका कंट्रोल नहीं होता, इंटरनल पे आपका कंट्रोल होता है। ये बात थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो रहा है? चेंज को जो फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर होंगे,
यानी मैं बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन ये देखूंगा कि मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। एक्सटर्नल है ना कंपेटिटर, मेरा कंट्रोल है उस पर, ठीक है। चेंज क्या करूंगा, इंटरनल मेरा कंट्रोल है, मैं उसको चेंज करूंगा। इसमें हम कहते हैं पेस्ट पॉलिटिकल पढ़ा होगा आप लोगों ने, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये वो चीज़ें हैं। फिर इन्वायरमेंट भी आ जाता है इसके अंदर। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं कि आपको इनके मुताबिक अपनी कंपनी के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। आपका भी ये जो इसका ई है, ये इकोनॉमी को बता रहा है। इकोनॉमी का इम्पैक्ट किस किस की कंपनी पे आ रहा है, सब पे आ रहा है। कौन कौन चेंज कर रहा है इंटरनली, जहाँ जहाँ पे इफेक्ट आ रहा है वो सारे के सारे चेंज कर रहे हैं। हम इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, तो हर चीज़ की कीमत क्यों बढ़ गई है, एक रीज़न। इसके अलावा वो तो एक आ गया ना, उस पर एक चीज़ पे आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन है और बाकी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ ही बढ़ जाती है। लॉजिस्टिक है, सप्लाई में है, और उस सारी की वजह से हर प्रोडक्ट अपनी कॉस्टिंग जो है वो चेंज करती है। और उस वजह से, इकोनॉमी के फैक्टर की वजह से, अब आपके पास सोल्यूशन क्या है, आपके पास 2-4 सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि हम कट डाउन करते हैं। बेसिकली तो देखें होना तो ये चाहिए प्रैक्टिकली कि आप सेल्स को बढ़ाएं। सेल्स आपकी जब बढ़ जाएगी तो आपकी कॉस्ट जो है एफिशिएंसी वो आपकी आ जाएगी, अप टू द मार्क आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर ऐड कर दें। वो जो हर चीज़ की महंगाई हो रही है वो इस वजह से भी हो रही है कि उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है बेसिकली, यानी एनर्जी बढ़ गई आपकी अगर आपकी इंडस्ट्री गैस पे चल रही है तो गैस की कीमतें बढ़ गई, अगर आपकी कंपनी चल रही है उस पर बिजली पे चल रही है तो बिजली की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। तो वो आपने अल्टीमेटली किस में ऐड करना है, या तो बंदे निकालेंगे, आप बंदे निकालेंगे तो बिजनेस कट डाउन हो जाएगा, बिजनेस कट डाउन हो जाएगा तो वो नुकसान है। अगर आप उस पर चलते हैं तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़नी। अब ये सारी पॉलिसीज़ हैं, क्या पॉलिसी लेनी है और कौन बनाता है, ये HR बनाता है, HR ने इसको प्रपोज करना होता है। अब HR की जब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि HR ने जब पॉलिसी बनानी है तो बड़ा सिंपल सा रूल है, पहले अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके देखें। क्योंकि हम ये जो कहते हैं ना कि HR कहने की हद तक कहते हैं कि HR एक ब्रिज है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान, लेकिन सेड कल्चर में हम कल्टी मार जाते हैं टूवर्ड्स एम्प्लॉयर। तो जब आप सबसे पहले वो पॉलिसी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आप जो फैसला करेंगे वो फैसला आपका मेरिट पे होगा। असल में पाकिस्तानी जो कौम है ना वो बड़ी वो है जुगाड़ू, सुना हुआ लफ्ज़, जुगाड़ लगानी। तो हम जुगाड़ लगाते हैं, यानी हमने अभी बात की है लॉ की। लॉ ये कहता है कि आपने मेडिकल देना है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक बंदा हमारे पास आया और हम कहते हैं अच्छा सैलरी निगोशिएशन चल पड़ी है। हम कहते हैं कितनी सैलरी लोगे, वो कहता है मैं आपसे 1.5 लाख लूँगा। वो कहते हैं नहीं आपको 1.25 लाख देंगे, या चलें 1 लाख कर देते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं बात बन जाती है। हो सकता है कि वो लाख ही मांग रहा हो और हम लाख ही दे दें, क्योंकि ये रेलेवेंट बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चले हमारा उनसे तय हो गया कि हमने लाख दे दिया, होगी बात। अच्छा, उसके बाद देखा क्या, हमने उसकी बेसिक अलग कर दी और ग्रॉस अलग कर दी। ऐसे होता है ना, बेसिक और ग्रॉस। और बेसिक के अंदर क्या किया आपने कि बेसिक आपने रहने दी टेक होम, और ग्रॉस के अंदर आपने कह दिया ये आपके मेडिकल के हैं, ये आपके हेल्थ के हैं, ये आपके फलाने चीज़ के हैं, ये आपके यूटिलिटी के हैं, ये आपके हाउस रेंट हैं। वो आपने उसके अंदर ऐड करके आपने लेबर लॉ को सेटिस्फाई कर लिया कि ठीक है, ओके, ख़त्म होगी बात। होता है सर ऐसे? जो हम बात जहाँ से हमने शुरू की थी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके जो हैं वो सारे आपको ट्रिगर करते हैं चेंज के लिए। अब इंटरनली आपने क्या चेंज करना है जी? इंटरनली एक तो ये आपका स्वॉट एनालिसिस सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, मेरा ख्याल इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए कि स्ट्रेंथन मज़ीद कर दें आप, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, थ्रेट को कम करें, और ये जो आपका तीसरा है, ये क्या रह गया था इसके अंदर से, वीकनेस जो है उसको भी आप नीचे लेके जाएं। अच्छा, अब इस पर अगेन हम बात करते हैं कि इंटरनली क्या चेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं। अब ये जेड में रहा है कि ये चेंज हर चेंज आपका पॉलिसी है, क्योंकि आपने जो चेंज करना है वो आपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज करना।
इसलिए मैं बार बार अगर पॉलिसी का वर्ड यहाँ पे नहीं भी यूज़ कर रहा, चेंज क्या कर रहा हूँ, तो इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। पॉलिसी आप किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। आप जब देते हैं अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, क्या उसके अंदर आप लिखते नहीं हैं कि कंपनी की पॉलिसीज़ किसी भी वक्त पे चेंज हो सकती हैं? तो वो तो पॉलिसी आपकी जो होती है, जब हम नीड बेस्ड कह देते हैं तो हो सकता है, अच्छा हम कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, हमने कौन सी एक पॉलिसी हमने बनाई और वो एक हफ्ते बाद हमें पीछे आना पड़ा, स्टेप बैक लेना पड़ा, नहीं चली। हमने सारे उसके फैक्टर्स देख लिए, सब कुछ देख लिया कि जिसको हमने अब इम्प्लीमेंट करना, नहीं कर सके। इम्प्लीमेंट कर दिया, करने के बाद फिर हमने उसको रिवर्स कर दिया। तो वो तो चीज़ें चलती हैं आपकी उसके अंदर। यानी मैं ये कहता हूँ कि मैं एक पॉलिसी लेके आया और वो पॉलिसी मैं देता हूँ एक रीजनल ऑफिस के लिए। रीजनल ऑफिस भी तो होते हैं ना कंपनीज़ के, सारा हेड ऑफिस में तो सब कुछ नहीं बैठा हुआ। रीजनल ऑफिस के लिए मैं एक पॉलिसी लेके आया हूँ और वो पॉलिसी मैंने देखा है कि वो नहीं काम कर सकी। जब वो नहीं काम कर सकी तो मैं उस पर, यानी ये कोई वो नहीं है, लाइक जिद नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। कंपनी का बेनिफिट सबसे पहले, इसलिए नहीं कि जी मैं एचआर हेड हूँ, मैंने एक पॉलिसी दी ऐसी की तैसी, ये कैसे हो सकता है ये इंप्लीमेंट ना हो, उस पर आप पीछे हट जाए। ठीक है, नहीं चली, आपने अपने उसके साथ पूरे उसके साथ सिंसेरिटी के साथ एक पॉलिसी बनाई थी, उसका आपने देखा कि लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे, उसको चेंज कर दें, रिवर्स कर दें। तो वो जब आपको आएगा प्रॉब्लम, आप उसको अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और हमारी कंपनी के चेयरमैन, उनको हमने सजेस्ट किया, लोगों ने कहा, बहुत ज़्यादा कहा, उन्होंने कहा फ्यूल फिक्स कर दें। उन्होंने कहा मैं ये बियर ही नहीं कर सकता कि मेरा एम्प्लॉय मार्केट विजिट इसलिए ना करे कि जी मेरा फ्यूल लिमिट हो गई है। अगर आपने सेल्स इनहैंस करनी है तो लिमिट नहीं लगा सकते आप। हो सकता है उसमें, हो सकता हो आपकी इंडस्ट्री के अंदर, फूड के अंदर हो सकता हो। जैसे अब जिस कंपनी के अंदर मैं हूँ वो तो सीजनल बिजनेस है हमारा, किसी महीने हमारी सेल्स, ये पेस्टिसाइड है ना ये, तो वो फसलों के हिसाब से होना है आपका। अब गंदम का सीज़न है तो वो ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है, उसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है। अब आगे आपका ब्रेक आया, उसमें सब्जियां वगैरह या बाकी चीज़ें लगी हुई हैं उसके अंदर, तो उसमें वो कम हो जाएगा। तो हम तो उसको फिक्स नहीं वो कर सकते। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप उसको कैलकुलेट ठीक तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी सेल्स हर्ट नहीं हो रही उसकी उस पॉलिसी की वजह से, तो ठीक है, गो अहेड, ठीक है, उसमें ज़रूर जाएँ, कॉस्ट कटिंग पे जाएँ, बाकी चीज़ों पर जाएँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हम अपने घर से लेके दफ्तर तक और दफ्तर से लेके घर तक और ऑफिशियल तमाम कामों के लिए फ्यूल देंगे। ठीक है, अब फ्यूल की प्राइस 10,000 ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, उसके किलोमीटर्स तो उतने ही रहेंगे ना। ठीक है, और उस किलोमीटर पे उसकी गाड़ी का लीटर भी उतने ही रहेंगे। तो ये जो हम पैसों के अंदर करते हैं ना, और दूसरी बात एक और होती है ना, वो सुन के भी बड़ा लगता है, कितना फ्यूल है जी, 50 लीटर, अच्छा ठीक है, ओके। ये थोड़ा नफसाती मसला भी होता है, कितना फ्यूल है जी, 25,000 का, 25,000 का फ्यूल दे रहे हैं, वो थोड़ा वो भी होता है। इसको लीटर में रखें, इसको पैसों में ना रखें, वरना काम खराब होगा उसके अंदर। अच्छा जी, इंटरनल चेंज की हम बात कर रहे हैं, उससे आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए। इंटरनल चेंज कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ चेंज नहीं कर सकते, ये भी ठीक है। लेकिन मेजर जिस पॉइंट पे मैं लेके आ रहा हूँ वो 2 सेगमेंट हैं आपके, वो क्या है वो बताएं। एक होता है विजन, ठीक है, फिर नीचे आपकी स्ट्रेटजी आ जाती है, फिर नीचे आपके आ जाते हैं ये किताबी बातें हैं, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी थोड़ा सा इसको बयान करते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप ये बताएं कि 2 तरह के जो इंटरनली 2 तरह के सिर्फ चेंज हो सकते हैं। एक आपका ये है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये माइकल पोर्टर ने कहा था, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और दूसरा जो इंटरनली चेंज है आपका वो ये है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। या कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी है, रॉ मटेरियल अच्छा आना है, दूसरों से बेहतर होना है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, वो ये है कि जो प्रोडक्ट मेरी है, जो मार्कर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, इस जैसा मार्केट के अंदर दूसरा नहीं है। तो वो सिर्फ मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा, या हो जाएगा। मैं ये क्लेम करता हूं कि जी ये मार्कर दुनिया का सबसे बेहतरीन या पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मार्कर है, ये हो गया? ये नहीं होगा। ये तब होगा जब आप सब कहेंगे कि जी ये, और आप सब कब कहेंगे, जब आपने जो पैसे इस पे खर्च किए हुए हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे आपको। उसकी क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, और वो क्वालिटी कहां से आएगी, इसका रॉ मटेरियल सबसे अच्छा होगा,
इसको बनाने की जो मशीनरी है वो सबसे अच्छी होगी, इसका जो फार्मूला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो दूसरों से डिफरेंट होगा, उस पर कॉस्ट होती है। तो कभी भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को आप इकट्ठे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब आ जाइए आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे। जब आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे जाएंगे तो आप क्वालिटी कंप्रोमाइज करेंगे। बेस्ट एग्जांपल चाइना। चाइना के पास क्वालिटी क्या होती है बाय द वे? क्वालिटी की डेफिनेशन बताएगा कोई मुझे? सर क्वालिटी वो है जो मैं बीइंग कस्टमर डिस्क्राइब करूंगा, वो क्वालिटी है। क्वालिटी कंपनी डिस्क्राइब नहीं करती, कस्टमर कहता है। मैंने पैसे खर्च करने हैं ना, तो मेरे पास कितनी जगह कितनी ऑप्शंस हैं, हर चीज़ के लिए मेरे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड करना है कि क्वालिटी मैंने कौन सी लेनी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल चाइना। आपको 10 नंबर लेके चीज़ क्वालिटी से लेके आपको 1 नंबर तक मिल जाएगी, जो लेना है ले लें आप, उसी के मुताबिक आपसे वो पैसे लेंगे। आप यूएस में चले जाएं, आप किसी और मुल्क में चले जाएं, आपको चाइना की प्रोडक्ट्स वहां भी मिलेंगी। वो प्रोडक्ट आप लेके आए और आप, अच्छा अब क्या था शुरू में, क्या था शुरू में? ये था कि चाइना की किसी भी चीज़ के ऊपर लोग कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आया? नोकिया को। याद होना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने नोकिया यूज़ किए हुए हैं। क्या प्रॉब्लम आया? ये हंगरी में बना करता था, उसके पीछे लिखा होता था मेड इन हंगरी। अच्छा, लोग जब वो खरीदा करते थे, नया नया मोबाइल था, खरीदा करते थे तो उसको खोल के देखते थे हंगरी का है। उसके बाद चाइना में बनना शुरू हो गया, सेम ब्रांड सेम कंपनी, पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो चाइना का मोबाइल आ गया साढ़े को, चाइना का मोबाइल तो नहीं मैं यूज़ करूँगा। समझ रहे हैं बात? फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई, अब आईफोन भी चाइना में बन रहा है। अब एक्सेप्टेंस आ गई है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि चाइना हर क्वालिटी जो है वो लो क्वालिटी की चीज़ बनाता है, वो बेहतर चीज़ें भी बनाता है। आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्लीमेंट नहीं हो रही वहाँ पे, क्योंकि आप तो डिफरेंट कर रहे हैं दूसरों से। डिफरेंट करने के लिए आपको माइंड्स ऐसे चाहिए जो सोच सकें कि डिफरेंट कैसे करना है। क्या इनोवेशन लेके आएंगे? मैं कहता हूँ जी इनोवेशन ये है कि ये मार्कर जो है वो प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये अगर कभी यूज़ करते करते जो है वो आप पे कपड़ों पे लग जाए तो नहीं, ये इसके कपड़ों के ऊपर इसका वो मार्क नहीं रहना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी टेक्सटाइल्स के अंदर जो इनोवेशन चल रही है वो ये चल रही है कि कपड़े आपके एक ही होंगे, सर्दियों में आपको जो है वो गर्म इफेक्ट देंगे और गर्मियों में आपको सर्द इफेक्ट देंगे। ऐसे फाइबर्स के ऊपर काम हो रहा है, टेक्निकल फाइबर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर इस तरह से काम हो रहा है। इनोवेशन है ना, दूसरा कोई नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ। ऐसे बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं देख के कर लेता हूँ। अच्छा मैं कहता हूँ इसको खोल लेते हैं ना, इसको खोल लेते हैं, इसमें क्या क्या डाला हुआ है वही मैं डाल के बना देता हूँ। ये दे रहा है मुझे 100 रुपये का, मैं इसको दे दूँगा 95 रुपये के अंदर। मैंने तो कॉपी मारा है, तो मेरी कॉस्ट कम आ गई 5 रुपये। क्यों काम है? मैंने तो R&D की ही नहीं, मैंने तो कुछ डिफरेंट किया ही नहीं, मैंने तो वो उसको लाया ला के खोला है, खोल के देखा मैंने उसको। तो सर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन अगर आपकी होगी तो आप कभी भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ नहीं जाएंगे। हम ये 4 तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 4 तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने किया और उसके बाद हमने कहा ये तो ज़बरदस्त निकल गई है, इसको साइड पे कर दें। इस पे इसको बनाने पे भी तो कॉस्ट आ रही है ना आपकी, वो कम होगी या नहीं होगी? तो ये ऐसे ही है, यानी वो आपकी वो इसको आप ये नहीं कह सकती कि आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस कर दी है। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने ये कॉस्ट बियर की है इन 2 की। वो एक्सपेरिमेंट आपका नाकाम हुआ है, उस पर एक कॉस्ट आई है, हवा में तो नहीं बन गए, मटेरियल लगा है, लोग लगे हैं, माइंड्स लगे हैं, फिर जाके बना है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? यानी ये आपने कट डाउन करा, आपने कहा जी ये तो नहीं चली मेरी, मैंने 4 बनानी थी, ये नहीं चली, ये 2 सक्सेसफुल हो गई है। इसकी कॉस्ट उस सूरत में कम हुई है, वो भी इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो हुई है। सर प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा जी, टाइप्स फंक्शनल पॉलिसीज, जो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर पर्सनल यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें मैनेजमेंट डीलिंग के लिए बनाते हैं, प्लानिंग के लिए बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के लिए बनाते हैं, कंट्रोलिंग के लिए बनाते हैं। ये तो होगी आपकी ओवरऑल उस पर। अब सेंट्रलाइज्ड क्या होती हैं पॉलिसीज? मेरा हेड ऑफिस कहीं पे है, मेरे रीजनल ऑफिस कहीं कहीं पे हैं, मेरी प्रोडक्शन टीम अलग है, मेरी सेल्स टीम अलग है, मेरी रीजनल टीम अलग है। मैंने तीनों की पॉलिसीज अलग अलग बनानी है। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कितने लोग हैं? ईद पे कभी प्रोडक्शन बंद हुई है? पॉलिसी है। ओवर टाइम देना है, पैसे देने हैं, ओवर टाइम देना है, पॉलिसी है। हेड ऑफिस आपका नहीं चलता 24 घंटे, उसकी 8 घंटे या 9 घंटे वो एक होती है,
और फैक्ट्री आपकी चलती रहती है। तो ये आपकी सेंट्रलाइज्ड। फिर आप ये कहते हैं कि अच्छा जो मेरा रीजनल स्टाफ है मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, तो वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मुझे शाम को कॉल आई है कि जी कल सिर्फ इस शहर के अंदर प्रोटेस्ट है, क्या करना है, मैं उसको लीव दे दूँगा कि जी ठीक है आप अपना करें। हमने कोविड के दिनों में इस तरह की बहुत सी चीज़ें भुगती हैं। यानी हमें ये तक कि रीजनल स्टाफ ने कह दिया हमें कि जी वो तो लोग पकड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमने फिर रब्ता किया, मिनिस्ट्री से रब्ता किया, मिनिस्ट्री से रब्ता करके हमने एक लेटर लिया कि जी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमें अपना बिज़नेस करना है। वो फिर तमाम रीजनल ऑफिस के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उनको हर हमारे सेल्स ऑफिसर, हमारे सेल्स मैनेजर के पास वो लेटर्स मौजूद थे, जो भी उसको पूछता था वो उसको दिखाता था। तो ये सारी चीज़ें आपके आ गई किसके अंदर, आपके रीजनल स्टाफ के अंदर आ गई। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि ये ऐसा नहीं है कि आप सबको एक ही छड़ी से हाँक दें, इस तरह से नहीं होता। यानी आप उसमें अच्छा क्या होता है, आप डिपार्टमेंटल वाइज भी बना सकते हैं। प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट ही है ना, आप सप्लाई चेन की अलग से कर देते हैं। आज अभी हमने क्या लेटर निकाला, ऑल्टरनेट सैटरडे हम ऑल्टरनेट सैटरडेज देते हैं, ठीक है। लैब डिपार्टमेंट का हमने एक लेटर आज निकाला है कि आपका नेक्स्ट ऑर्डर तक जो है वो ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमारी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च चल रही है, उसके ऊपर हमारी डेडलाइंस हैं वो हमने मीट करनी है। तो हमने वो उनकी एक पॉलिसी दी हुई पॉलिसी के ऊपर हमने उसको होल्ड लगवाया एक नई पॉलिसी देके कि जी हम आपको बताएंगे विद इन 3 months, विद इन वीक, विद इन 2 week, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसको। अच्छा, एक आपकी मेजर है, एक आपकी माइनर है। मेजर में वो आती हैं जो आपके विजन को लेके चल रही हैं। यानी एक विजन कौन देता है, CEO, टॉप लीडरशिप, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट, ठीक है। मेजर पॉलिसीज हैं वो आपको आएंगी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि जी ये हमारा विजन है, वो डिसाइड कर लेंगे इस विजन को हमने अचीव करना है, ठीक है। एक मेजर पॉलिसी आ गई आपके पास, आप कहते हैं जी इस दफ़ा हमने 10 बिलियन की सेल्स करनी है, ये आपको CEO ने टारगेट दे दिया, CEO का काम ख़त्म हो गया। अब उस 1 मिलियन की सेल्स के लिए आपको 10 पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। कैसे, ह्यूमन रिसोर्स काम है मेरे पास, मैंने वो हायर करना, मैंने फ्यूल काम है, मैंने फ्यूल की रिवाइज करनी है पॉलिसी, मेरे पास 4 व्हील्स नहीं है मेरे स्टाफ के पास, मुझे गाड़ियां देनी है उनको। समझ रहे हैं बात। मेजर तो आ गई आपको वहां से, और माइनर्स के अंदर फिर आपकी आ गई जो सारी चीजें आपकी कवर करेंगी आपके मेजर पॉलिसीज को अचीव करने के लिए, या मेजर आपके जो विजन है उसको अचीव करने के लिए होंगी। अच्छा जी, अब ये पॉलिसीज आपने डिलीवर कैसे करनी है, रिटर्न लेटर्स की शक्ल में, बुकलेट्स की शक्ल में, बुलेटिन्स की शक्ल में, एम्प्लॉयज की डायरेक्शन सेट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने के लिए, वर्बल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इमीडिएट सुपरवाइजर्स। जो इमीडिएट सुपरवाइजर ने आपको वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे दी वो आपके लिए पॉलिसी है, वो रिटर्न नहीं है। उसने आपको कह दिया कि जी ये इस चीज़ को इस तरह से अचीव करना है, वो पॉलिसी का हिस्सा है। ग्रुप मीटिंग्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज रेगुलरली आप उनको बता सकते हैं, कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग करवा सकते हैं आप उसके ऊपर। यानी डिफरेंट वेज हैं ये आपके